हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का ऑलपोर्ट एक्सपर्ट की तरफ से आज द एक्सपर्ट के इस शो में सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम समीर कुमार है और मैं आज का होस्ट हूं। जो लोग भी नए व्यूवर हैं जो हमें रिसेंटली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि ऑलपोर्ट एक्सपर्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग भी एआईएफ और पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, वहाँ पे वो प्रोडक्ट को देख सकते हैं। साथ में हमारे पास क्वालिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट टीम है जो आपको 24/7 आपको असिस्ट करती है। जैसा आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मेट है आज द एक्सपर्ट, उसमें हम मार्केट के एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय जो है मार्केट के लिए कैसा रहेगा। तो आज हमारे बीच में है मिस्टर अभिषेक आनंद। ये एक नोन पर्सनैलिटी हैं, हम सब ने इन्हें टीवी पे देखा है। ये सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से सेक्टोरियल एनालिसिस टेलीकॉम सेक्टर को कवर करते थे। राइट अभिषेक जी? जी जी बिल्कुल। जी जी। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका 20 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है। एज ए एनालिस्ट इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था सेंट्रम ब्रोकिंग से, फिर इन्होंने सेंट्रम एएमसी में एज ए फंड मैनेजर काम किया 10 साल से ज़्यादा। और रिसेंटली ये मोतीलाल ओसवाल में 3 साल से ज़्यादा ये इनको टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए। मोतीलाल ओसवाल एएमसी का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है फाउंडर फंड, जिसको पहचान की जरूरत नहीं है, सारे इन्वेस्टर कम्युनिटी में ये लोग जानते हैं फाउंडर फंड को। तो वो उस फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं अभिषेक जी। तो वेलकम अभिषेक जी, हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, Thank you पर्सनल so much. क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। कुछ ऐसी बातें जो आपके बारे में जनरली लिंक्डइन पे नहीं मिलती है, फेसबुक पे नहीं मिलती है, और वहां से हम चाहेंगे कि स्टार्ट करें, आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे और फिर हम लोग फिर सेशन पे आएंगे। ओवर टू यू अभिषेक जी। थैंक यू समीर जी एंड नमस्कार एंड सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी और आपके थ्रू जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इसको देखेंगे उनके लिए भी ये साल बहुत बहुत अच्छा रहे सभी के लिए। ये आज के वक्त में ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। पर्सनल फ्रंट में कहूँ तो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। आई बिलोंग टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे मैं मेरा ज़्यादा समय बिहार झारखंड में बीता है इनिशियल पार्ट। तो वो सब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग मेरे मेरे बारे में जानते होंगे। अब तो काम की वजह से दो डिकेड से ज़्यादा हो गया बॉम्बे में। बट ये है कि काफ़ी समय मैंने उधर बिताया है और मुझे जैसे शहर घूमना, लोगों को जानना ये काफ़ी पसंद आता है। तो यस, ट्रैवलिंग आपका एक मेजर हॉबी है। जी। आपने स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से किया अभिषेक जी? ज़्यादा करके जैसे मैंने बोला, चूंकि मेरी अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ जो शुरुआती दिनों थे, मतलब पैदाइशी तो बिहार की थी, बट ज़्यादा समय बिहार झारखंड में था, तो उसी तरफ ज़्यादा मेरी पढ़ाई हुई है। स्कूलिंग की अगर बात करें तो पिताजी मेरे सर्विस में थे, उनका तबादला होता रहता था हर कुछ साल पे। तो शहर शहर बदलते रहे और नए नए जगह नए नए दोस्त बनाए। एंड वैसे ही हमारा तो एक आपने जो कैरियर के किस फेज शुरुआत। में आपने डिसाइड किया कि आपको इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए और वहां पे अपना कैरियर बनाना चाहिए? पिताजी चूंकि फाइनेंस फील्ड में थे, तो एक होता है ना, आप जब अपने पिताजी कई बार देखते हैं कि अरे वो कर रहे कुछ, तो मतलब मैं भी कुछ वैसा ही करूं। तो शुरू से चूंकि वो फाइनेंस फील्ड में थे, बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ फाइनेंस फील्ड से मिलता जुलता ही कुछ करूंगा। एंड फिर जब पढ़ाई की आगे चला तो एक दिलचस्पी बनी रिसर्च में। तो लगा कि रिसर्च करेंगे तो थोड़ा ज्ञान भी बढ़ेगा, थोड़ा जानने को मिलेगा कि कैसी चीज़ें होती है। तो इस वजह से लगा कि वहाँ से शुरू करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और किस्मत अच्छी थी, भगवान ने साथ दिया और पहला जॉब ही मेरे को रिसर्च में मिल गया, इंडस्ट्री रिसर्च में। एंड फिर इक्विटी रिसर्च में आया और फिर लगा कि नहीं, यही सही रहेगा। यहाँ पे जिस तरीके से आपको दो चीज मैं हमेशा मानता हूँ जो इक्विटी रिसर्च में होता है। एक
आप बहुत फॉर्चुनेट होते हो अगर आप रिसर्च फील्ड में आते हो। आपको सिर्फ न कि अच्छी कंपनी से मिलने का मौका मिलता है, आप इस कंपनी के जो हेड्स होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है। यही वन ऑफ दोज फ्यू फील्ड, अगर आप देखें चुनिंद कई सारे फील्ड में, ये एक फील्ड है जो आपको ये मौका देता है कि आप ब्राइटेस्ट ब्रेन से, जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं या प्रोफेशनल्स, उनसे बात करते हो, उनसे समझते हो क्या करें। तो उससे आपको एक अलग लर्निंग अब आती है, और बाकी आप डेटा और बाकी चीज़ों को परखते हो, समझते हो, और आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है। आप की लर्निंग कर्व उस तरीके से बिल्ड होती है। तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मेरे शुरुआती करियर के टाइम पे। तो चलिए अभिषेक जी, अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय जो है मार्केट के लिए आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा रहेगा, आप प्लीज बताएं। जी, सी हम जैसे मैंने 20 साल में सीखा है बाजार के बारे में। पहला दशक रिसर्च करते हुए और दूसरा दशक पैसे मैनेज करते हुए, जो समझा कि अपना मार्केट में ग्रोथ एज अ वेक्टर, जिससे दो अप्रोच होती है, वैल्यू और ग्रोथ। तो अब हमें लगता है कि ग्रोथ ज़्यादा काम करती है इंडिया में। और अगर आप देखेंगे तो एफ भी हमारी इंडिया में जो इन्वेस्ट करती है, वो प्राइमरीली ग्रोथ के लिए करती है। तो अर्निंग ग्रोथ, अगर आप 20 साल के ऊपर का भी जितनी भी डेटा देखेंगे, और हमने एक स्टडी भी किया हुआ है कि सारे पैरामीटर्स में अर्निंग ग्रोथ की जो लिंकेज है रिटर्न से, वो सबसे ज्यादा है। तो एक मानना है और एक विश्वास है कि अर्निंग ग्रोथ जब तक है, तो वो एक प्राइम फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है रिटर्न जनरेशन के लिए। ऑब्वियसली क्या होता है कि कई बार ये संबंध है रिटर्न और ग्रोथ का, वो एक समान नहीं रहता है। इसमें एक उतार चढ़ाव रहती है, एंड वो उतार चढ़ाव कई कारणों से रहती है। कई बार जियोपॉलिटिकल जो हम कहते हैं, जिसको कि भाई अंतर्देशी विदेशी संपर्क या जो भी डेवलपमेंट्स होती है, उसके कारण हो जाती है। कई बार हमारी खुद की जो कंपनीज की जो आंकड़े है, उसमें अगर थोड़ा सा ठहराव आता है या वो धीमी गति से ग्रो करती है, तो कई बार मार्केट उसको भी रीड करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे अगर मैं उदाहरण लूं तो कोविड के जैसी सिचुएशन आ गई, कि एकदम से ही वीक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। और कई बार कारण ऐसी होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं, और वो हमारे लिए एक सरप्राइज बन के आती है। बहुत मुश्किल होता है उस बड़े कारणों को गेज करना। बहुत कम लोग, चुनिंदा लोग ही कर पाते होंगे। जैसे अगर लीमेन की बात करें, तो उस कारण से एक मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो जनरली जो मार्केट में जो पैटर्न है या जो मूवमेंट होती है, अगर हम दशक तो दशक देखते हैं, तो जैसे 2000, 2010, 2011, 2020 ऐसे करके अगर देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि एक दो साल नेगेटिव रिटर्न दिया, बाकी साल पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक एक अपना इक्विटी एक ऐसा है कि -10% भी दे सकता है रिटर्न, और +30-40% भी देता है। बट ये ट्रेंड है कि बीच में न्यूज़ फ्लोज या पैरामीटर्स कई बार डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से होता है। जैसे अगर हम लास्ट 3-4 साल की भी बात करें, और मैं फिर आगे की ओर जाऊंगा, तो एवरी ऑल्टरनेटिव ऐसा कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि 23 उतना अच्छा नहीं बीता, फिर 24 में ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप हुई तो अच्छे रिटर्न बने। फिर 25 सिंगल डिजिट ग्रोथ रही अर्निंग की, तो रिटर्न ना के बराबर रहे हैं 25 में। एक्सपेक्टेशन ये है। तो अच्छी न्यूज़ क्या है कि डोमेस्टिकली अगर आप देखें, हमारे देश में देखेंगे, तो तेल के दाम कंट्रोल में, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। अ, हमारी सरकार जो भी डिसीजन ले रही है, पॉलिसीज, वो ग्रोथ के फेवर में है। वो अ, यही दर्शाता है कि गवर्नमेंट, सरकार ये चाहती है कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसको फटाफट एड्रेस करे। और हमने ये देखा है कि इस बारी सरकार हमेशा से ऐसा ही अप्रोच रखी है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो एक बार सेमीकंडक्टर में शॉर्टेज हो गई थी, और फिर एकदम से पॉलिसी आई कि हम क्यों नहीं अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाते हैं। इट्स मतलब ऐसे कर करके देखिएगा तो बहुत सारे नए नए सेक्टर्स अपने देश में शुरू हो रहे हैं, जो प्योरली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से लिंक्ड है, जो पहले हम लोग नहीं देख पाते थे।
और ये दोनों तरफ हो रहा है, सर्विस में भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो रहा है। अगर आप देखें कि डेटा सेंटर, अगेन आप सुन रहे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ फ्लोज आ रही है, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, यूएस की कंपनी भी आ रही है। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ हमारी स्लिप हुई थी 6 क्वार्टर से, बट अच्छी चीज क्या है कि 2-3 क्वार्टर से हम देखते हैं कि ज्यादा अपग्रेड्स हो रहे हैं डाउनग्रेड्स में अर्निंग्स के। तो उम्मीद ये है कि बेस भी एक लो सेट हो गया है, तो आने वाले साल में यानी कि कमिंग फिस्कल फाइनेंशियल ईयर में अगेन हम डबल डिजिट की ओर जाएंगे, और वहां पे लगता है मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव टोन लेगा। काफी कुछ प्रॉब्लम जो थी हमारे देश में, अगर आप देखेंगे डेटा पॉइंट्स वाइज हम ठीक थे। जीडीपी ग्रोथ रेट को ले लीजिए, आरबीआई की पॉलिसी को ले लीजिए, हमने रेट पे भी काफी पुश किया कि ग्रोथ रहे, तो आरबीआई ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया लिक्विडिटी के लिए भी। और गवर्नमेंट सरकार ने भी बोला कि जीएसटी को रेट को कम करते हैं ताकि कंजम्पशन में और इम्प्रूवमेंट आए। बजट भी ऐसा बनाया था कि वहाँ पे भी थोड़ा सा लोग, आम आदमी के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे रहे ताकि कंजम्पशन या में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए। तो पॉलिसी साइड से सब ठीक है। आई थिंक जो थोड़ा ग्रोथ स्लो हुआ था वहाँ पे लग रहा है कि अब धीरे से इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अभी भी जो एक लिमिटिंग फैक्टर या सेंटिमेंटल फैक्टर कह लीजिए, ये कि अनसर्टेनिटी है कि ये जियोपॉलिटिकल, ये ट्रेड टैरिफ कैसे पैन आउट करेगा। तो उम्मीद यही है कि आगे पीछे ये चीजें सेटल हो जाएंगी एंड हम एक बेस भी देख लेंगे उसके अगेंस्ट, एंड इन नॉर्मल सी आ जाएगी एक अर्निंग ग्रोथ में। तो समय अच्छा लग रहा है, टाइम करना मुश्किल है, लेकिन आप एक तरीके से देखिए तो आपकी अर्निंग में थोड़े तो ग्रोथ आई है, बट मार्केट गिर गया है, तो मल्टीपल ऑलरेडी साल के शुरुआत के कंपेयर में देखेंगे तो आज लोअर है, तो वो एक बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि और जिस तरीके से अर्निंग ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आ रही है, समय एक अच्छा बन रहा है, फॉर्मेशन अच्छा है। 1-2 क्वार्टर की बात है, बट क्या वो टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लगता है कि समय तो फेवरेबल आ रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि 1 साल पहले कंपैरिजन में आज तो हम उससे बेटर ही प्लेस्ड है। तो वैसे देखते हुए लग रहा है कि समय अब आ गया है कि धीरे धीरे पोर्टफोलियो को हम ऐसे देखें कि ठीक है, पास्ट एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट थोड़ा सा वीक रहा, बट वो सब ले करके और एफआईआई की 2 साल की सेलिंग को ले ले, तो अब ग्रोथ अगर इंप्रूव होती है तो अगर वो ग्रोथ चेस करें तो वो भी वापस आने चाहिए। तो समय तो आई मीन फेवरेबल लग रहा है, अपने फेवर में लग रहा है, एंड पोर्टफोलियो और इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव सेटअप क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। करेंसी जो हमारा गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, तो इसका कोई इम्पैक्ट आने वाला आप दिख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में इसका कोई कमिंग इफेक्ट्स आने वाला है? आपको क्या लग रहा है, आपका क्या व्यू है इसकी? नियर टर्म में देखिए, करेंसी जब भी कमजोर होती है अपनी, तो एफआईआई के लिए अच्छा नहीं होता है और उस समय वो बेचते हैं, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। बट अगर आप देखिए तो बहुत सारी चीजें जो है ना, जो पास्ट में होती थी और अभी होती है, उसको एक आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा कईयों से। इस बार ये जो करेंसी की जो रिएक्शन हुई है या जो कमजोरी आई है, वो इस कारण से नहीं आई कि इन्फ्लेशन हो गया या इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट की वजह से। इस बार ये है कि आरबीआई ने थोड़ा सा इंटरवेंशन, जो हम समझते हैं सुनते हैं कि आरबीआई ने इस बारी अपना एक्टिविटी गतिविधि जो उन लोग करेंसी को लेके करते हैं मैनेज, इस बारी नहीं किया है उतना। और समवेयर एक लगता है कि एक्सपोर्टर, बिकॉज हमारा जो ट्रेड टैरिफ है वो उतना फेवरेबल नहीं रहा है, जो यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टेप इसलिए भी हो सकता है कि उनको सपोर्ट दे रहे हो एक्सपोर्टर को, कि कहीं ना कहीं हम कॉम्पिटिटिव रहें। तो उस कारण से, बट जो हम एक्सपर्ट से सुनते आ रहे हैं, बिकॉज ये क्या है, ये ऐसा इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है जो हम नॉर्मली बोरो करते हैं ज्ञान, जो हम एक्सपर्ट से समझ रहे हैं कि कुछ टाइम में वो सेटल कर जाएगा। तो अगेन वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन रहेगा, बिकॉज जब भी करेंसी शॉर्ट टर्म में हिलता है, ये एक सेंटिमेंट को बिगाड़ता है। एफआईआई स्पेशली उस समय थोड़े से सेलिंग मोड में जाते हैं करेंसी को देखते हुए, स्वाभाविक भी है, बिकॉज उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। और जब भी ऐसे वॉलेटिलिटी होती है तो वो थोड़ा सा एक बैक सीट ले लेते हैं। सोल्यूशन वाइज आपका क्या व्यू है? मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट के तरफ से ये व्यूज आया है, हमारे इन्वेस्टर भी जी
का एक कंसर्न रहता है कि अभी भी इंडिया का जो है मार्केट वो एक्सपेंसिव है। इसके ऊपर आपका थोड़ा व्यू आएगा तो अच्छा रहेगा। जी, अगर आप देखिए तो जो निफ्टी को अगर हम एक फैक्टर लेके चले कि हम मेजर करें या हम देखें कि मार्केट अगर निफ्टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो अगर 22 टाइम है, अगर लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब ही है वो। और अगर आप देखिए तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो आज भी 7% के करीब एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन जरूर कम हो गया है एंड उसको हम देखें कैसे पैन आउट होता है। जनरली हमारे कंट्री के लिए इन्फ्लेशन थोड़ा अच्छा होता है। तो उम्मीदन ये है कि वो भी एक लो बेस पे है, तो आगे जाके हो सकता है कि वो इम्प्रूव हो। बट उसके अलावा भी अगर आप देखिए तो अगर हेडलाइन नंबर देखिए तो हमारी वैल्यूएशन पॉकेट्स में कुछ सेक्टर्स में अभी भी लगेंगे कि मल्टीपल कम है। बट अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देख के चले, निफ्टी की 22 लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब है। अगर ग्रोथ रेट इंप्रूव होती है और एक साल में हमने भले सिंगल डिजिट किया हो बट डिक्लाइन नहीं किया, तो हम मल्टीपल वाइज थोड़े बेटर हो गए। मिड स्मॉल कैप में जरूर कई पॉकेट्स में हम थोड़े महंगे हो गए थे, बट वहां पे करेक्शन भी स्टीप आया। अगर इस साल का एनालिसिस आपने देखा ही होगा, बाजार को ऑब्जर्व किया, तो निफ्टी लेवल पे करेक्शन उतना नहीं दिखता है जितना ब्रॉडर लेवल पे दिखता है। कंपनी स्पेसिफिक में बहुत ज्यादा स्टॉक लेवल करेक्शन आए हैं। निफ्टी में वो दिख रहा है क्योंकि बड़े सेक्टर जो हैं वो पिकअप कर गए हैं उसकी वजह से। बट हमें लग रहा है कि इस बार आने वाले टाइम में जैसे बहुत सारी सेक्टर्स में नॉर्मल हो गए हैं वैल्यूएशन, एंड वहां पे आपको दिखेगा कि इंटरेस्ट वापस आता जाएगा इन्वेस्टर्स का। तो मिड कैप में स्पेसिफिकली ग्रोथ रेट डबल डिजिट में चल रहा है, अर्निंग ग्रोथ, एंड वहां पे थोड़ा करेक्शन आ गया है। तो पहले जैसा फ्रॉथ यानी कि जो बहुत हाई वैल्यूएशन चल रहा था वहां से थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। स्मॉल कैप में अर्निंग इंप्रूवमेंट अगर आती है अगले साल, जो उम्मीद है आएगी, तो वहां पे भी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो हमें लग रहा है कि एक नॉर्म रीएडजस्टमेंट एक हुआ है बाजार को लेके, तो अब उतना महंगा नहीं दिखता है एंड कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा आई नो स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट पॉइंट एक और है वैल्यूएशन का। कई बार क्या होता है, ऑप्टिकली चीजें महंगी दिखती हैं, बट अब जैसे कोई स्टार्टअप कंपनी बड़े इंडेक्स में जब एंटर करती है तो वो एक वैल्यूएशन को ऊपर ले जाती है, बट उनकी साइज और स्केल और ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होती है, तो उनका जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन है 2 साल बाद वो बहुत तेजी से गिरता है, बशर्ते एक मच्योर कंपनी जिसकी ग्रोथ रेट से अर्ली डबल डिजिट है। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारे नए बिजनेसेस भी हमारे लिस्टिंग यूनिवर्स में ऐड होते जा रहे हैं, एंड वो चूंकि 50,000 से लाख करोड़ एंड उसके ऊपर के करीब जा रहे हैं, तो वो जब मिड कैप इंडेक्स या लार्ज कैप इंडेक्स में जा रहे हैं, तो वो ऑप्टिकली दिखाते हैं कि थोड़ा सा उनकी चूंकि वैल्यूएशन महंगी रहती है बिकॉज उनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो वो इन्फ्लेट करती है थोड़ी बहुत। तो हमें एक लेंस में देखना चाहिए कि किस टाइप के बिजनेसेस एंटर कर रहे हैं, किस टाइप की बिजनेस निकल रही है, एंड उनका क्या एक्सपेक्टेशन है। अभिषेक जी, आप जो फंड मैनेज कर रहे हैं फाउंडर्स फंड, वो जी तो नोन है इन्वेस्टर कम्युनिटी में, अब हर आदमी जानता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे जो नए इन्वेस्टर हैं जो हमें जुड़े हैं इस चैनल को, उनके लिए आप थोड़ा सा उसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और वो कैसे वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकता है अगर थोड़ा बताएंगे तो काफी हेल्प। जी बिल्कुल। सी हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी बात क्या है जो हमने देखा है 20-25 साल में, और जो हमने सीखा है कि 3 तरीके से बिजनेस रन होता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी रन करती है, एक सरकारी कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, और एक प्रमोटर होता है जो कंपनी को चलाता है। तो हमने देखा है कि एक प्रमोटर सी अपॉर्चुनिटी इक्वल होती है, सबके पास समान होती है। बट हमने ये देखा है कि जब एक प्रमोटर अपना पैसा लगाता है और उसकी खुद की जो जुगत और जो वो अपना सोच और प्लानिंग और जो वो जिस तरीके से अपने सोच को जब जोड़ के अपने पैसे से इम्प्लीमेंट करके बिजनेस खड़ा करता है और वहां से जो ग्रोथ आती है, हमने देखा है कि वो अनपैरेलल है। और वो हमने देखा है कि 25 साल में जितनी भी बड़ी कंपनीज बनी है, आप रिलायंस देखिए, टाटा देखिए, सारे प्रमोटर लेड कंपनीज हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कोटक वगैरह देखिए, तो बड़ी कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज जो है रही हैं, ये ज्यादा करके
प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज रही हैं, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है इस देखो। अगर हम 3 तरीके से सबसे बड़ी कंपनी या सबसे तेज कंपनी एंड सबसे कंसिस्टेंट कंपनी में ज़्यादा करके आप देखिएगा कि प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज लिस्ट में आती है। हमारा अपना मोतीलाल का जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी होता है जो हर साल होता है, उसमें भी हम ये लिस्ट देखते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें यही नतीजे मिलते हैं। दूसरा तरीका अगर देखिए तो एक हो गई वेल्थ क्रिएशन की बात कि कौन किस टाइप की कंपनीज हैं, और हमने ये देखा है कि एक समान है, लेकिन कुछ प्रमोटर ऐसे कर जाते हैं कि उनका ग्रोथ रेट या उनकी जो बिजनेस ऐड करने की क्षमता है वो कहीं ज्यादा है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उसको खुद को कॉल लेना है। अगर इसको हम नंबर्स में भी देखेंगे तो एक सेट बनाए अगर कंपनीज जो मल्टीनेशनल है और सर्विसेज आई मीन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या प्रमोटर है, तो सेल्स यानी कि जो धंधे का जो एक टॉप लाइन है और जो मुनाफा है प्रॉफिट, उनकी ग्रोथ रेट बाकी दोनों के कंपैरिजन में प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज की ज्यादा है। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है या एक स्ट्रैटेजी या थीम कह लीजिए कि एक फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में काम किया है और करता रहेगा। हमने देखा है कि बहुत सारे प्रमोटर एडवर्स एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनका इम्पैक्ट लीस्ट होता है उनके ऊपर। तो दैट इज शेयर इंडिविजुअल ड्राइव, या वो एक प्रोफेशनल जो उस कंपनी को चला रहा है ईसॉप की मदद से, उसके पास इतना मोटिवेशन होता है कि वो आउटलायर एक उदाहरण पेश करता है जब नतीजे पेश करता है हमारे सामने। तो ये एक फाउंडेशन है फाउंडर फंड का, जैसे नाम कहते हैं फाउंडर, तो हम बोलते हैं हम प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज और फाउंडर्स पे बेट कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम उन चुनिंदा प्रमोटर्स को ढूंढ रहे हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि एक ड्राइव है कि वो अपनी इंडस्ट्री में ज्यादा तेजी से दौड़ पाए उनके पीयर्स के कंपैरिजन में। एंड उसके लिए हम अपना एक प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क यूज करते हैं QGLP। तो एक ब्रॉडर लेवल पे हो गया कि प्रमोटर की कैपेबिलिटी टेस्ट करके और फिर वो देखते हैं और उसको ओवरले करते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रमोटर, क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैसी है। एल इज लॉन्जिविटी, तो लॉन्जिविटी यानी कि कितने लंबे समय तक एंड प्रिडिक्टेबल वे में ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ यानी कि नतीजे की ग्रोथ आती रहेगी। एंड प्राइस यानी कि वैल्यूएशन भी फेवरेबल होना चाहिए, कि यानी कि जो वो ग्रोथ रेट ला रहा है उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन ठीक होना चाहिए। ऑब्वियसली वो चूंकि ज्यादा तेजी से ग्रो करती है तो थोड़ी प्रीमियम होती है, पी मल्टीपल या जो भी पैरामीटर आप देखते हैं वैल्यूएशन का। बट अगर उसको हम ग्रोथ के एवज में देखें, कंपेयर करके देखें, तो वो एक रीजनेबल उदाहरण पेश करता है। तो उस टाइप की कंपनीज को हम देखते हैं फाउंडर फंड में। तो ज्यादा करके हम ये कैरेक्टर ढूंढते हैं। तो ग्रोथ को कैप्चर करने का एक हमारा तरीका है। तो जैसे अर्निंग ग्रोथ के बारे में मैंने बहुत बार अभी आपके और मेरे डिस्कशन में बात की। तो सवाल ये कि अर्निंग ग्रोथ कैप्चर कैसे करते हैं। तो हमारा एक इंटरनल थिंकिंग है कि बहुत सारे थीम्स हैं या एरियाज है जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत अलग होती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। जैसे अगर मैं आज बात करूं डेटा सेंटर, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का सोच जा रहा है और जिस तरीके से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा लैंड और पावर कॉस्ट है वो बाकी देशों से काफ़ी कम है। तो जो जो हम प्रोपोजिशन बना रहे हैं डेटा सेंटर के लिए वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। और अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट रहे पॉलिसी साइड से तो वो और भी बेहतर बन जाता है। तो अभी तक क्या होता था, बहुत सारे डेटा जो थी हमारी कंपनीज की या सब बाहर के सर्वर्स में थी। अभी हम देखते हैं कि अगर ये इकोसिस्टम हमारे यहाँ ही बन जाए तो बेहतर है, हम यहीं पे करें, तो वो एक बहुत बड़ा सेटअप बन जाता है। तो वो तो एक नई अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है, तो उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो हमारा ब्रॉडर इकोनॉमी है। लाइकवाइज अगर आप देखिए तो जब हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया कि बहुत बड़ी बिल है, उसको कम करना है, तो गवर्नमेंट ने इको सिस्टम तैयार किया। मैन्युफैक्चरिंग पे एक अलग फोकस आया कि आत्मनिर्भर बनना है। तो इसकी वजह से बहुत सारे नए नए सेक्टर्स आए। सेमीकंडक्टर जैसे कि मैंने भी पहले बोला था, अभी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी जब हम बात करें उनकी फैक्ट्रीज बन रही हैं और वो एक नया सेक्टर बन गया है। इनकी ग्रोथ रेट नेक्स्ट 5 साल में बहुत अलग रहेगी। तो हम इस टाइप से थीम्स ढूंढते हैं। जैसे अगर हम हॉस्पिटल की भी बात करें
तो आज सारे बड़े हॉस्पिटल मिला लीजिए तो 1 लाख बेड भी नहीं आएगा उनकी कैपेसिटी। तो इतने बड़े देश के लिए 1 लाख बेड तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो अफोर्डेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। फिर जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ रहा है, हमने बाकी देशों में भी देखा है। चाइना में देखा कि 2005-6 में जैसे ही वो 3,000 से $5,000-6,000 की ओर जाता है, एक कंजम्पशन में एक नया वेव आता है उस देश में। तो वैसे ही हमको लगता है कि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हैं वहां पे भी कंजम्पशन में। तो एक थीम है जो सालों एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4-5 साल तो आराम से ग्रोथ देके आएगी और सरप्राइज ही करेगी हमारे हिसाब से। क्योंकि जब ये होती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड, हमारी जो लाइफस्टाइल में जो स्पेंड होती है वो अलग ग्रोथ रेट लेके आती है। एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियलाइजेशन में भी एक अलग ही वेव छिड़ा हुआ है। न्यू एज न्यू टेक बिजनेस में एक अलग वेव है जहाँ पे बहुत सारे न्यू कंपनीज आ रही है। जीरोधा ग्रो जो एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में लेके आ रही है, वो फाइनेंशियलाइजेशन में इतनी ईज लेके आ रही है कि इट इज हेल्पिंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ब्रोकिंग इंडस्ट्री। लेंस कार्ड देखिए, इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंप्लीटली न्यू अपॉर्चुनिटी। द होल ऑफ स्विगी जोमेटो हैज गिवन, मतलब ये एक नया ऑफरिंग लेके आ रही है। ये एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है या एक नया स्केल लेके आती है कि आपको एक एक ईज देंगे जिसकी वजह से आप अपना ट्रांजैक्शन या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो इस तरीके से हमने 7-8 थीम्स आइडेंटिफाई किए कि जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत हाई हो। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर अर्निंग ग्रोथ रहेगी, भले 1-8 साल नहीं बट 3-5 साल में उसका रिजल्ट फेवरेबल रहेगा, क्योंकि लिंकेज बहुत हाई अर्निंग ग्रोथ की और रिटर्न की। तो उसकी वजह से अगर हम ये हाई ग्रोथ थीम्स कैप्चर करके उसके अंदर जो कंपनीज है जो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगी उस थीम्स का, तो वैसे करके हम कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो अपनी QGLP फ्रेमवर्क में रन करके एंड हम उस एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो तैयार करते हैं फाउंडर फंड में। तो बेसिकली अगर हम इसको लेमैन टर्म्स में समझना चाहें तो आप थीम के हिसाब से वो सेक्टर ढूंढ लेते हैं जी जहाँ बिल्कुल पे आपको, हाँ, आपको लग रहा है कि जहाँ पे आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, और जी उसके हिसाब से आप उन प्रमोटर को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस सेक्टर में वो कौन सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है और डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल काम कर रहा है, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या लगता है कब तक आपको इसके लिए जो इन्फ्लो है वो मिलता रहेगा? क्योंकि स्टार्टअप्स इंडिया चल रहा है, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन हर समय तो आपको इस पोर्टफोलियो के लिए नए नए फाउंडर्स लाने पड़ेंगे, राइट, पोर्टफोलियो के लिए। तो क्या उसकी इन्फ्लो बराबर है या कब तक लग रहा है ये मिलता रहेगा? ये तो देखिए मिलता रहा है और मिलता रहेगा। बिकॉज एक चीज हमारे देश में जो बहुत अच्छी है इसकी, हमारे देश में जो हंगर और वो बढ़ ही रहा है ड्राइव। अगर आपने देखा होगा तो आफ्टर चाइना हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमने सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स दिए हैं दुनिया को। तो अगर आप देखिए तो ये एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी या जो ड्राइव है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और नए नए बिजनेस मॉडल की इजाद हो रही है, नए नए बिजनेस मॉडल बन के आ रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो पहले के मुकाबले अभी तो अपॉर्चुनिटी बढ़ ही रही है। और ये सारे छोटी कंपनीज नहीं, एक मिड साइज एंड लार्ज कंपनीज के रूप में आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि दो तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है। एक इस टाइप की अपॉर्चुनिटी जो नए नए आ रहे हैं, और एक पुराने भी हैं जो एक अपने साइकिल के हिसाब से अगर मैं यूज करूं फिर से जन्म ले रहे हैं कि भाई उनको भी लगता है कि रीविजिट करना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी थिंकिंग और एक नए अवतार में लाना है। तो वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी बन के आती है। फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी थी, कई बार गवर्नमेंट एक सोए हुए सेक्टर को जगा देती है अपने पॉलिसी की मदद से, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन के आ जाती है। तो इस वजह से हमें लगता है कि ये तो ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी, खाली हमें मेहनत करना है कि हमें वो थीम्स और हमें वो कंपनी या प्रमोटर ढूंढना है। अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी, अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मतलब वो है अपॉर्चुनिटी हम प्रॉब्ली अभी तक नहीं देख पा रहे। Okay. आज की डेट में अभिषेक जी, सबसे बड़ा चैलेंज है हम जैसे लोगों के लिए जो एक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट से आते हैं, इन्वेस्टर पिछले 1.5 साल से जो उनको रिटर्न नहीं बना है ना, जो लोग भी PMS और AIF में पैसा डाल रहे हैं,
वो बहुत रिटर्न चीजी होते हैं, वो हमेशा अपना जो परफॉर्मेंस है वो एफडीज और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, राइट। जी तो पिछले 1 डेढ़ साल से उनका रिटर्न अगर देखा जाए तो थोड़ा नहीं बना है जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा एडवाइस करें कि इस समय में उनको क्या करना चाहिए। जी, नहीं बात सही है बिल्कुल कि क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप इक्विटी देखें, इंडेक्स लेवल पे देखें या आप स्ट्रैटेजी लेवल पे देखें, एक जर्नी है। अ, और ये जर्नी स्मूथ नहीं होती। इसकी जो ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है, बट हमने क्या देखा है, 3-4 चीज़ें देखी है कि इक्विटी एक इकलौता एसेट क्लास है जो लंबे टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास। दूसरा, इट इज़ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड लिक्विड। अगर हमारा प्रोडक्ट देखिए, या जिसमें अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई पीएमएस में, ये आपके नाम पे है और जिस दिन आप चाहें ये आपका ही है। तो विदाउट डिफॉल्ट या कोई इशू के आप अपने पास वापस ले सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ताकत है। आज रियल एस्टेट में वो फीचर नहीं है, भले आपको जो भी लगे। तीसरा कि आपको एटलीस्ट कम या ज़्यादा पता है आपकी वैल्यू क्या है। हम ये बोलते हैं हमेशा अपने क्लाइंट को कि आप ऐसे देखिए कि देखिए जर्नी में उतार चढ़ाव आएंगे आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एट प्ले। बट 3-5 साल में टाइम होराइजन एक रखना चाहिए जहाँ पे आपको आपके डिजायर्ड आउटकम्स मिलनी चाहिए। सो हो सकता है कि 1 साल नहीं मिले, 1.5 साल नहीं मिले, बट अगर आप उसको टाइम होराइजन दें राइट, तो आपको आपकी डिजायर्ड रिटर्न मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको स्ट्रैटेजी समझनी कि क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो वो 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कोई भी टाइम जिसने भी कोविड मार्च 2020 में पोर्टफोलियो को एनालाइज़ किया होगा, उसको लगा होगा इक्विटी से खराब एसेट क्लास कोई नहीं है। बट 2 साल फॉरवर्ड कीजिए, 2022 में सेम चीज़ जिसने देखा उसको उसके सारे आईआरआर्स मिल गए, जितने भी उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन से मिल गई। तो ये जो ताकत है वो इक्विटी में है। नाउ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज़ या डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते हैं, वो डिस्टर्ब करती है इक्वेशन। बट हमें मानना है इंडिया जिस तरीके से सेटअप है, हमारा देश का आज के दिन जो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम एक नए स्टेप में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप कंजम्पशन को देख लें, लाइफस्टाइल को देख लें, मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, सेक्टर बाय सेक्टर, अगर आप 5 साल के बारे में या 3 साल के बारे में बात करें, तो किसी को डाउट नहीं है कि हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहने वाली है। तो अगर वैसे देखते हैं तो हमें लगता है कि सेटअप हमारा बहुत अच्छा है एंड वन शुड रिमेन। हम हमेशा इक्विटी में रहने चाहिए। और बहुत सारे लोग जो किताब लिखे हैं, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि ज़्यादा पैसे लूज करते हो आप जब आप इक्विटी के बाहर रहते हो, ना कि जब इक्विटी में रहते हो। तो हमें लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी सही है एंड आपको लगता है कि आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो वर्क करती है लॉन्ग टर्म। खाली हॉराइजन नहीं होना चाहिए। कई बार 1 साल इवैल्यूएट करके हम थोड़े से घबराते हैं और लगता है कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है और शायद हमारे पैसे नहीं बन रहे हैं या हमारा भरोसा थोड़ा डगमगाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्रेमवर्क बराबर हो और आप स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से समझ सकें, आप उसके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा फाउंडर्स हो, चाहे कोई, अ, वो आपको पैसा बना के देगा। एक्सपेक्टेशन हमेशा सेम नहीं होगी। इसी साल आपको अगर 50% रिटर्न बना, तो ज़रूरी नहीं कि हर साल 50 है। तो वो एक नॉर्मलाइज्ड एक्सपेक्टेशन रख के आपको वो ज़रूर अचीव होगा, वो रिटर्न प्रोफाइल जो आप सोचे इन्वेस्टमेंट के टाइम। मतलब मार्केट में बने रहना इम्पोर्टेंट है, और एक बिल्कुल बार आप बनेगा। सही प्रोडक्ट पे पैसा लगा दिया है तो मेरे हिसाब से रोज रोज उसको देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उसको जी इन्वेस्ट कीजिए और साल में एक बार देखिए कि क्या जी चल रहा है। बिल्कुल, मॉनिटर कीजिए, रिव्यू कीजिए, बट टाइम दीजिए। टाइम दीजिए। अगर रोज रोज देखेंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस लूज होता है आदमी का कि भाई पैसा डाला था, ये पोर्टफोलियो अभी नीचे दिखता है, तो ये सब नॉशनल लॉस प्रॉफिट चलते रहेगा मार्केट में। लेकिन जी अगर अभी आज के डेट में हम इन्वेस्ट करके बने रहेंगे तो आने वाला जो समय है, क्या आप बोल रहे हैं, मोतीलाल एज ए ग्रुप से ही आ रहा है कि आने वाला जो समय इंडिया का है और काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। तो अभी मैं रिसेंटली आपके वेल्थ क्रिएशन सेमिनार में गया था और जी वहाँ पे रामदेव जी के से हमने सुना कि इट्स टाइम फॉर इंडिया नाउ।
बिल्कुल। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इन्वेस्टर को इसके बारे में बताएं कि ये साइन फॉर इंडिया नाउ का मतलब क्या है और आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला समय इंडिया के लिए कैसा रहेगा और एक इन्वेस्टर के हिसाब से वो कितना उसका रिजल्ट मिल सकता है। सी आप बहुत तरीके से इसके बड़े डायमेंशंस हैं। अगर आप देखिए टाइम इज नाउ में अगर आप देखिए तो जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट है जो अमृत काल की बात होती है, तो हमारा जो देश है ये मतलब टॉप 3-4 साइज बन रहा है एंड हमारा जो ग्रोथ रेट है वो फास्टेस्ट है। तो जब ये होता है तो बहुत सारी पीछे की चीजें इकोसिस्टम जो बनती है वो एक नए अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। और जो ग्लोबली जो आपकी स्टैंडिंग बनती है वो इस तरीके से बनती है कि सब आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर रहते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो 2000 से 2005-7 के दशक पीरियड में चाइना की वो कहानी थी। जब चाइना पीछे से आके और बहुत तेजी से भागा और इतना बड़ा बन गया आज के दिन उसको डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कैसे चाइना और यूएस का हुआ इश्यूज एंड देन इट सेटल्ड। ये एक स्ट्रेंथ है जो एक अलग ऑर्बिट में ले जाती है देश को। तो हमें लगता है कि हम उस सेटअप में आ गए जिस तरीके से हम आज सोच रहे हैं हर एक एस्पेक्ट में। एंड ये मैं दोहरा रहा हूँ कई चीजें, बट अब आप देखिए तो जीडीपी जो ग्रो होगी वो होगी बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और वो और स्ट्रांग होती जाएगी। एंड उसके साथ जो इकोसिस्टम बनेगा, सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी आबादी है वो हमारे फेवर में है। जो हमारा पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन एज है वो हमारे फेवर में आज के दिन कंपेयर टू एनी अदर ग्लोबल। मतलब अगर आप बाकी देशों से कंपेयर करें तो हम बेटर प्लेस्ड हैं। तो हमें लगता है कि ये जो 5-5 साल में जो हम जीडीपी ऐड करेंगे वो एक एक नए ग्रोथ मल्टीपल ग्रोथ को मतलब उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। जो हम कंपाउंड इफेक्ट जो रामदेव जी बात करते हैं, तो उस कारण से लगता है कि अ, जैसे आप 10 साल की जी जर्नी देखिए तो फिनोमिनल रहा है। एंड उतार चढ़ाव के बावजूद हमने एक एक नया इंडिया देखा 2025 में, जहाँ पे इतनी सारी न्यू अपॉर्चुनिटी आई। मतलब मुझे याद नहीं 20 साल में इतने नए सेक्टर्स जन्म लिए होंगे जितने लास्ट 5-7 साल में लिए। अ, हमारा एफडीआई अट्रैक्शन तो और बढ़ता ही जा रहा है विद दिस अपॉर्चुनिटी। आपने हाल फिलहाल में देखा है कि कैसे इतने सारे फंड्स एनबीएफसीज और बैंक्स में बड़े बड़े पैसे डाल रहे हैं। तो क्लियरली टाइम इज नाउ में हमारा यही मानना है कि क्लियरली जिस तरीके से हम एक यू नो 2047 एंड उसके लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो दैट जर्नी विल बी रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल। मतलब वो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है हम इन्वेस्टर्स के लिए। अभी लगता है कि एफआईआई एब्सेंट है, बट चॉइस नहीं रहेगा। मतलब जिस तरीके से हम ग्रो करेंगे वो तो मतलब आज नहीं तो कल की बात है, बट वो तो हमारे यहाँ आने ही वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भरोसा तो बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखिए अगर लास्ट 1 साल में भी तो वाई ईयर ऑन पिछले 2024 के मुकाबले 2025 में जो डीआईएफ है वो तो ऊपर ही रहा है, स्ट्रांग ही रहा। तो दैट वो क्लियरली दर्शाता है कि जो हम इंडियंस हैं हमें पूरा भरोसा है कि कैसे हम ग्रो कर रहे हैं आगे आने वाले सालों में। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इक्विटी का इन्वेस्टमेंट्स रोके नहीं, कंटिन्यू रखें। एंड अगर एफआईआई का और हाथ मिलेगा तो ये और स्ट्रेंथन ही होने वाला है। थैंक यू अभिषेक जी, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स आज हमारे इन्वेस्टर के लिए क्लियर किया है और हमें ये भी समझने में मदद किया है कि आने वाला समय कैसे रहेगा। तो इन्वेस्टर अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे वेबसाइट पे रीच कर सकते हैं। allportfunds.com हमारा वेबसाइट है और आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।